हेलो बेटा, हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। साउंड बताओ, साउंड ठीक है? हाँ बेटा, साउंड परफेक्ट है क्या? हाँ, तबीयत बस फीवर था बेटा। ठीक है, मेडिसिन ले लिया मैंने। और हेडेक बहुत ज़्यादा था। ठीक है, पहले से तो बेटर है ना। तभी क्लास थोड़ी सी बढ़वाई थी, मैंने कहा एक बार बस दर्द सही हो जाए ना तो हिम्मत करता है इंसान कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक, चीज़ें सही जा रही हैं। ठीक है। नो साउंड। साउंड ठीक है क्या? हम्म। हाँ ठीक है। मैं थोड़ा इसलिए टाइम थोड़ा शिफ्ट करवाया कि टैबलेट का असर हो जाए और तुम्हें सेशन प्रॉपर चला जाए, है ना। और सेशन में मैं बता देता हूँ कि अभी दिवाली की कुछ छुट्टियां हैं आपकी। ठीक है, तो उसके अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स की तो छुट्टी आपकी रहेगी। पर बायो को थोड़ा सा हम लोगों ने एडजस्ट किया है, मैं बता देता हूँ। अ, ठीक है। दिवाली में बॉटनी के सेशन तुम्हें थोड़े से मिल जाएंगे। ठीक है। और जब बॉटनी के सेशन लगे होंगे ना, क्योंकि उस समय शायद तरुण सर ठीक है अपने गांव जाएंगे दिवाली के बाद। तो उन दिनों शायद मैं ले रहा हूँ उनकी उनके सेशन। समझ रहे हो, जिससे कि चीजें एडजस्ट हो जाएंगी, बायो तुम्हारी ठीक मतलब चली जाएगी। अभी छुट्टियों में कुछ एक्स्ट्रा सेशन तरुण सर ले लेंगे, क्योंकि और कोई क्लास नहीं होगी उन छुट्टियों में, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री, है ना। और बाद में जब अ, ठीक है, हाँ, उनकी जगह कुछ सेशन मैं ले लूंगा, क्योंकि जब वो नहीं होंगे तो मैं सेशन ले लूंगा। तो दोनों का बराबर हो जाएगा। ओके। हाँ, छुट्टी शायद 3 दिन की होगी जो मुझे लग रहा है। ठीक है। हाँ, 3 डेज के लिए रहेगी। 3 डेज की रहेगी बिल्कुल। संडे मिला दोगे तो एक अलग है, नहीं तो मंडे ट्यूसडे वेटनेसडे मोस्ट प्रोबेबली 3 दिन की है। छठ पूजा की अलग होगी। ठीक है, छठ पूजा की अलग होगी, लगातार इतनी लंबी छुट्टी नहीं होगी छठ पूजा तक। ठीक है, छठ पूजा की हम अलग करेंगे। ओके। ठीक है। तो तुम सेलिब्रेट भी करो और लोड भी ना रहे, और जैसे बायो तुम्हारी एकदम परफेक्टली टाइमली, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, तो जैसे एसीपी सर भी राजस्थान रहते हैं तो वो जाएंगे। और अ, ठीक है, सर्विस सर कानपुर जाएंगे। तो मैं और तरुण सर हम चीजें थोड़ी सी एडजस्ट कर लेंगे। ओके। हाँ, छठ पूजा की छुट्टी होगी तो 1 या 2 दिन की होगी। यस। ठीक है, टेंशन मत करो। तो बस छठ पूजा की जब छुट्टी होगी ना, तो मेन छठ पूजा होती है उस दिन। मैं नहीं पढ़ाऊंगा। पर समझ रहे हो ना, हाँ, उन उन छुट्टियों में मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि शायद तरुण सर गोरखपुर जाएंगे। ठीक है। तो उधर के टाइम को मैं यूटिलाइज कर लूंगा। क्लियर है बिल्कुल, जैसे कि दोनों का बराबर हो जाएगा, है ना। ओके। चलो, अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। लेक्चर नंबर 2 है, जैसे कि हम लोग रिवीजन करते हैं। तो आज का टारगेट क्या है? एक तो मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा लास्ट लेक्चर का प्रॉपर तरीके से। एक एक चीज याद कराते हुए चलूंगा। एनिमल किंगडम ध्यान रखना, एनिमल किंगडम के सारे एग्जाम्पल टिप्स पर चाहिए मुझे। ठीक है। तो मैं ये सेशन मेरा रिवीजन पर डे चलेगा, जिसमें एग्जाम्पल पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, अभी तो 2-3 सेशन निकल जाएंगे ना, फिर मैं तुमसे खुद पूछा करूंगा और तुम्हें कमेंट में सारे के सारे एग्जाम्पल फटाफट फटाफट बोलने हैं पर्टिकुलर टाइम के अंदर। क्लियर बिल्कुल। देखो, वैसे तरुण सर से मेरा डिस्कशन तो हुआ है, ठीक है, और सर्वेश सर से भी हुआ है। ठीक है ना, तो उसकी टेंशन मत करो। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? एनिमल किंगडम में पॉरीफेराज कंप्लीट करने वाला हूँ, नाइडेरिया कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, इसको आप सिलेंट्रेटा भी कह सकते हो। ठीक है, और टीनोफोरा कंप्लीट करने वाला हूँ। रिवीजन की बात आती है, तो रिवीजन के अंदर सबसे पहले कल मैंने किंगडम एनिमेलिया के अंदर बताया था हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हमें कुछ फाइलम पढ़ने हैं जो नॉन कॉर्डिएट्स में आते हैं। पॉरीफेरा, ठीक है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ठीक है, प्लेटी, एस्के, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ये सारे के सारे फाइलम, ये फाइलम है, नॉन कॉर्डिएट्स में आते हैं। ये सब कर रहे हैं। तो आज का टारगेट हमारा क्या है? सिलेंटेटा, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा। आज थोड़ा कम टारगेट लूंगा। फिर अगली क्लास के अंदर प्लेटी और एसके दोनों भाई भाई हैं, साथ साथ लेके चलते हैं। और इन्हीं के जैसे भाई एनिलिडा भी हैं। तो
और आर्थ्रोपोडा, क्योंकि कॉकरोच में पढ़ाता हूं तो कॉकरोच में आर्थ्रोपोडा कवर हो जाता है पूरा का पूरा। ये 4 एक साथ लेता हूं मैं, ठीक है। फिर मोलस्का, एकाइंड्रोमेटा, हेमिकॉर्डेटा और इसका क्लासिफिकेशन में एक साथ लेता हूं। ये एक सिस्टम बना रखा है, इस तरीके से चलेगा। और फिर इन क्लासेस को हम 2 लेक्चर में खत्म करेंगे। साइक्लोस्टोमेटा, फिश, एम्फीबिया ये एक क्लास में होंगे, और रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स एक क्लास में होंगे। नहीं, 1 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास और एक 5 क्लास। हार्डली 5 क्लास के अंदर मैं पूरा एनिमल किंगडम आपके ब्रेन के अंदर एकदम सेट कर दूंगा, ठीक है। और एक क्लास हमारी हो चुकी है, तो टोटल 6 क्लास हो गए। तो हम इसको आज आज मतलब टोटल 6 क्लास में खत्म करने वाले हैं। एक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज का टारगेट मैंने बता दिया क्या है आपको, यानी दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी, पांचवी, छठवीं, 6 क्लास मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ। कल मैंने आपको बेसिक फीचर ऑफ किंगडम एनिमलिया बताए थे। भी एनिमल्स के बेसिक फीचर क्या है। किसी को एनिमल कब बोलोगे, उसको एनिमल तब बोलोगे बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी तुम ओपन कर सकते हो। हाँ, एनसीईआरटी ओपन कर लो। एनसीईआरटी तो पूरी कवर्ड है, ठीक है। देखो मैं एनसीईआरटी से थोड़ा हटके कराऊंगा, थोड़ा अलग पैटर्न में कराऊंगा। एनसीईआरटी तो मेरी जरा एनसीईआरटी से करा अगर मैं कराऊंगा तो 2 लेक्चर में सब कवर हो जाएगा। ओनली 2 लेक्चर में पूरा एनिमल किंगडम है, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं ज्यादा, छोटा छोटा दे रखा है। तो एनसीईआरटी को तो तुम पूरा कवर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, पर मैं थोड़ा अलग वे में कराऊंगा, थोड़ा अल्टीमेट वे में कराऊंगा। जैसे मेरी पैटर्न है, देखा भी हो कई लेक्चर मैंने किए हैं पॉइंट्स के अंदर कवर करके, उस तरीके से कराने वाला हूँ जो तुम्हें मेमोराइज हो और खेल खेल में याद हो जाए। तुम एक से पूछो, एक बार में पूरा का पूरा फाइलम खत्म, ठीक है। उस ट्रिक से कराऊंगा, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक पकड़ के निगल लेना, ठीक है। किसी प्लांट को, एनिमल को, ठीक है, उसके पार्ट को निगल लेने की प्रॉपर्टी एनिमल्स के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर नहीं होती, ठीक है। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा। तो ये 3 प्रॉपर्टी जिनके अंदर होंगी उनको सबको हम क्या बोलेंगे, मेटाजुअन्स। मेटाजुआ को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पैराजुआ और यू मेटाजुआ। पैराजुआ वो होते हैं जिनमें ओनली सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यूनिसेलुलर से नहीं है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ऐसे एनिमल जो छोटी छोटी सेल के मिलने से बने हैं, जिसमें हर सेल का अपना अलग फंक्शन होता है। समझ रहे हो, यानी वहां पर टिश्यू नहीं है, वहां पर ऑर्गन नहीं है, सेलुलर लेवल पर फंक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो पॉरीफेरा में देखने को मिलता है। तो पॉरीफेरा एक्चुअल में मतलब पुराने टाइप के, प्रोटोटाइप के आप कह सकते हो, ठीक है, पैराजुअन से। हाँ, यू मेटाजुअन्स की बात करता हूं जिनमें टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सारे के सारे यू मेटाजुअन्स हैं। सीलेंट्रेटा से लेकर के कॉर्डेटा सारे के सारे यू मेटाजुआ हैं। क्लियर है बिल्कुल, ओके। यहां तक कोई डाउट? चल, अब बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर मैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो पहला आपको समझना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बिल्कुल, मैंने कल बताया भी था किसके बेस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया था सबसे पहला कौन सा लेवल आएगा, सबसे पहला सेलुलर लेवल आएगा, फिर टिश्यू लेवल आएगा, फिर ऑर्गन लेवल आएगा, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल आएगा। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा में मिलता है। इसमें कई सेल आए, एग्रीगेट हुए और मिलकर के उन्होंने एक, ठीक है, एक कह सकते हो एनिमल बनाया, इसको हम पॉरीफेरा बोलते हैं। तो ये आए कौन कौन आया, तो आप बोलोगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआ। यस, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआ इकट्ठे हुए, मिलकर के उन्होंने अपने सारे काम को सेलों ने डिवाइड कर लिया और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और बन गया एक एनिमल, पहला एनिमल, पहला मल्टी सेलुलर एनिमल, जो यूकैरियोटिक भी है और मल्टी सेलुलर भी है, ठीक है। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिलता है इसके अंदर। तो आ गया पॉरीफेरा। फिर मैंने बताया कई सेल मिलकर के एक जैसा काम करने लगे और बन गया टिश्यू। क्लियर है बिल्कुल। फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, सिलेंटेटा और टीनोफोरा में यही देखने को मिलता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर कई टिश्यू ने मिलकर के ऑर्गन बना लिए, ठीक है। वो ऑर्गन पर्टिकुलर काम करने लगे, हर चीज के लिए अलग अलग ऑर्गन था, तो उसको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो प्लेटी में मिलता है। बस उसके बाद जितने भी एनिमल आए सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कई ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जो एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो पहले ऑर्गन कर रहा था और उससे पहले एक टिश्यू कर रहा था, उससे पहले एक सेल कर रही थी, अब वो सिस्टम कर रहा है डाइजेशन का, क्लियर है, रेस्पिरेशन का, कोई भी आप ले लो सिस्टम, ठीक है। तो फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसके एलिमेंट्रीज से कॉर्डेटा सभी के अंदर मिलता है। अब बात आती है क्या सर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ पैटर्न देखने को मिलते हैं? यस,
पैटर्न बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हो। इनमें भी कुछ पैटर्न देखने को मिलते हैं, उसके बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे कई हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम में, समझना ये भी दो टाइप का था, इनकम्प्लीट, कंप्लीट। अगर एक ही माउथ है जिससे फूड इन भी कर रहा है और आउट भी हो रहा है, सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एंड एनस, तो इसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। हाँ, अगर दो सेपरेट ओपनिंग है, दो सेपरेट ओपनिंग है, माउथ भी है और एनस भी है, ट्यूब विद इन ट्यूब, यहां से खाना आ रहा है, यहां से जा रहा है, कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल है, तो इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो ये कहां देखने को मिलेगा? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटियलमंथीज। इसके बाद एसके एलमंथीज में फेरिंग्स बन गया था, इनकी पूरी प्रॉपर एलिमेंट्री केनाल जैसा स्ट्रक्चर बन गया था, पूरा माउथ और एनस दोनों मिलता है इसके अंदर। फिर यहां से लेकर के कॉर्डेटा सब के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। दो सेपरेट ओपनिंग होती हैं, खाने को इन करने के लिए और एक खाने को आउट करने के लिए। यहां तक समझ में आया? ओके, हाँ, चलो। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम तो हम आपको बता भी चुके हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ओपन और क्लोज दो टाइप का होता है। ठीक है, ओपन कहां देखने को मिलता है? लीच, एनिलिडा के अंदर सिर्फ लीच। ठीक है, ऑर्थोपोडा पूरा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा, जबकि यहां पर एनिलिडा पूरा, एनिलिडा क्लोज होता है एक्सेप्ट लीच। ठीक है, सिफेलोपोडा, सिफेलो मतलब हेड, पोडा मतलब पैर, सिर पर पैर, बताओ किसके होते हैं सिर पर पैर? सिर पर पैर। हाँ, एनसीईआरटी अपडेट है, एनसीईआरटी इतनी अपडेटेड है, टेंशन मत करो। फ्यूचर में भी एनसीईआरटी अपडेट होगी, वो भी पूरी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, क्योंकि मैं कराई इस तरीके से रहा हूँ। ठीक है, हाँ, क्योंकि मतलब मेरा एनिमल किंगडम कराने का पैटर्न बिल्कुल अलग है। आप किसी भी लेवल की एनसीईआरटी, कोटपाल, कुछ भी पढ़ लोगे, ठीक है, सब सब कुछ गागर में सागर है। जरा सा कराऊंगा और उसके बाद तुम कुछ भी कर लेना, किसी भी लेवल क्वेश्चन कर लेना, सब हो जाएगा। ठीक है, हाँ। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के सर के चारों तरफ पैर होते हैं। ठीक है, तो सेफेलोपोडा में ऑक्टोपस आता है, मोलस्का के अंदर अकेला ये है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कॉर्डेटा में तो होता है ये बस, एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा, ये इनिशियल कॉर्डेट्स थे तो इनमें ओपन होता है, बाद में सारे कॉर्डेट्स में क्लोज होता है। तो मेनली ध्यान रखना है एनिलिडा, कॉर्डेटा और सेफेलोपोडा, तीन एग्जांपल ध्यान रखने हैं आपको। चलो, अब छोटा छोटा था सिमेट्री। भाई एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल दे रखे हैं, बट ये समझना लाइन होती है, मोस्टली स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल बट सम स्पॉन्जेस शो रेडियल सिमेट्री। यस, एनसीईआरटी में साइकोन का डायग्राम बना रखा है और साइकोन में तो रेडियल सिमेट्री मिलती है। तो पर मोस्टली स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होते हैं, बट कई एग्जांपल ऐसे भी हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। इसको मैं आज कराने वाला हूं। ठीक है, मोस्टली स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, जिनमें कोई सिमेट्री होती ही नहीं है। सिमेट्री का मतलब है, कल मैंने बताया भी था, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, उसको एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और एक फ्लैट सरफेस आप ले लो। अब किसी भी एनिमल को उस एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, ओनली एक ही प्लेन में, ओनली एक ही प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, तो बाइलेटरल सिमेट्री। एक से ज्यादा प्लेन में, एक से ज्यादा प्लेन में आप दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, एक से ज्यादा, दो, तीन, चार, कोई भी, तो इसको आप रेडियल सिमेट्री बोलोगे। किसी भी प्लेन में आप इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे, कुछ भी करके नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? एसिमेट्री। तो मोस्टली स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमेट्री सब स्पॉन्जेस में मिलती है, नाइडेरिया, टीनोफोरा में मिलती है और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में मिलती है। प्लेटी से लेकर के कॉर्डेटा सब के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। कल मैंने समझाया भी था, मान लो सेंटर एक्सिस है, सेंटर एक्सिस से एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया, दो या दो से ज्यादा प्लेन में अगर किसी को डिवाइड कर रहा हूं तो सिमेट्री कौन सी होगी? रेडियल सिमेट्री होगी। सिर्फ एक ही प्लेन में, सेंटर एक्सिस से एक ही प्लेन में लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं तो सिमेट्री कैसी होगी? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। नेक्स्ट, फिर मैंने जर्म लेयर के बेस पर भी क्लासिफिकेशन किया था। मैंने बोला था बेटा, जब स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है, उससे दो लेयर भी बनते हैं और तीन लेयर भी बनते हैं। कुछ एनिमल में दो ही लेयर बनते हैं जिनसे पूरी बॉडी बनती है, पर कुछ एनिमल में तीन लेयर बनते हैं जिनसे पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, जैसे ह्यूमन की बात करते हैं तो यहाँ पर तीन लेयर बनते हैं, एक्टो, मीजो, एंडो। तो इसके बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो, डिप्लोब्लास्टिक जिसमें दो ही लेयर होते हैं, एक्टो और एंडो, मीजो नहीं होती, ध्यान रखना।
तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मिलती है। हाँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन क्वेश्चन आएगा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बताओ जिसमें पहली बार मीजोडर्म बनी थी। तो पहली बार मीजोडर्म किसमें आई होगी? प्लेटिहेल्मिन्थीज में फर्स्ट टाइम बनी थी, फर्स्ट टाइम डेवलप इन प्लेटिहेल्मिन्थीज। ठीक है, तो एक्टो मीजो एंडो 3 लेयर होती हैं, उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, प्लेटी से लेकर के कॉर्डेटा सबके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखने को मिलती है। सीलोम, इट इज अ इंटरनल स्पेस या कैविटी, ठीक है, जो आपकी बाहर की बॉडी वॉल और अंदर की गट वॉल के बीच में होती है, यानी एक्टो और एंडो के बीच में होती है वो। ठीक है, और मीजोडर्मल टिश्यू से लाइंड होती है, यानी अंदर मीजोडर्मल टिश्यू से मिलकर के बनी होगी। उस कैविटी को हम बोलते हैं सीलोम। इसके बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब है जिसमें सीलोम नहीं होती, सीलोम एब्सेंट होती है। हाँ बेटा, आज मेरी वाईटी पे क्लास लगी हुई है तो वो शायद नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी लेवल फिर बिगड़ जाएगा मामला बहुत ज्यादा। तो वाईटी के 2 सेशन हैं, तो कल शायद कल कल ले सकते हैं, कल या परसों मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, 2 सेशन में डाल दूंगा अभी, है ना। उसके बाद आपका ह्यूमन फिजियो कंप्लीट हो जाएगा, और मेरी टारगेट वाला जो मैं काम देना चालू कर रहा हूँ वो मैं चालू कर दूंगा दिवाली के बाद, मान के चलो। ठीक है, छठ पूजा के बाद आप कमर कस के आ जाना 11th के रिवीजन के लिए। ठीक है, हाँ, छठ पूजा के बाद आपका 11th का रिवीजन चालू कर देंगे तेजी से, बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, समझे? हाँ, जिससे कि मतलब आप, मतलब वास्तव में अगर 11th का रिवीजन नहीं किया ना तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। 11th बहुत जरूरी है यार। ठीक है, हम जल्दी जल्दी करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, और फिर जब 12th खत्म होंगे फिर पीछे मुड़ के देखेंगे तो समय निकल चुका होगा, फिर रिवर्ट होना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तरीका यही है कि जैसे हम ओएमआर भरते हैं ना, कि पहले भाई जूलॉजी पूरी कर ली, भर लो जूलॉजी, फिर बॉटनी कर लो, भर लो पूरी। ठीक है, फिर फिजिक्स कर लो, भर लो पूरी, फिर केमिस्ट्री कर लो, भर लो पूरी। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, तुम पूरा पेपर कर गए और 10 मिनट बचे हैं, अब गोले भरे नहीं है तुमने एक भी, तो एकदम डिमोटिवेट हो जाओगे, बस फैल जाओगे, और आता हुआ पेपर सब कचरा होकर चला जाएगा। तो वो काम नहीं करना है। ठीक है, ये ऐसी डिमोटिवेशन यहाँ पर होता है। आपको करना क्या है, पहले 11th आप पूरी कंप्लीट कर चुको, और उसके बाद उसका प्रॉपर रिवीजन कर लो, धीरे धीरे 12th हम चालू करेंगे। ठीक है, और फिर बाद में 12th खत्म करो, और फिर एक बार पूरा रिवीजन करो। ठीक है, और फिर लगातार मॉक टेस्ट 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 टेस्ट, और एकदम तैयार हो जाओ बिल्कुल, समझ रहे हो? हाँ, मेन अखाड़े में उतरने के लिए। चलो, तो मैंने बताया ए सीलोम जिसमें सीलोम नहीं होती। भाई डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट भी होते हैं, इसमें तो मीजोडर्म होती ही नहीं है। एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट भी होते हैं। ठीक है, इनमें सीलो, भाई मीजोडर्म तो है, पर ये मीजोडर्म सॉलिड है, सॉलिड है, अभी इसने स्प्लिटिंग करके कोई कैविटी नहीं बनाई, तो प्लेटिहेल्मिन्थीज में देखने को मिलेगी। सूडोसिलोम, भाई यहां मीजोडर्म सॉलिड नहीं है, यहाँ छोटे छोटे पैकेट्स बन चुके हैं, मैंने डायग्राम में दिखाया भी था आपको, छोटे छोटे पैकेट्स बन चुके हैं। छोटे छोटे पैकेट्स बन चुके हैं, तो मीजोडर्मल पैकेट देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसी सीलोम को हम क्या बोलेंगे? स्यूडोसीलोम। ठीक है, और ट्रू सीलोम क्या होती है? भाई बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म, और बीच में मीजोडर्मल टिश्यू से प्रॉपर लाइनिंग हो रही है, लाइनिंग हो रही है और कैविटी बन रही है, इसको एक्चुअल में आप यूसीलोम बोलोगे। ठीक है, इसको एक्चुअल में आप यूसीलोम बोलोगे। तो एस्केल्वंथीज में सूडोसिलोम मिलती है। यूसीलोम की बात करते हैं तो यूसीलोम आपके सामने है, ट्रूसिलोम बोलते हैं। एक्टो और एंडो के बीच में मीजोडर्मल टिश्यू से मिलकर बन रही है, एनिलिडा से चालू होती है, और कॉर्डेटा सारे एनिमल्स के अंदर मिलती है। एनिलिडा से कॉर्डेटा सारे एनिमल के अंदर मिलती है, क्योंकि एनिडा के अंदर पहली बार ट्रूसिलोम बन गई थी, क्योंकि एसके एल्मंथीज में सूडो है, और एसके के बाद क्या आता है? एनिलिडा। सीक्वेंस आपको याद रखनी है, ध्यान रखना। अब उस सबके पास ट्रूसिलोम मिलेगी, जो रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पर हाँ, देखा गया कि ये ट्रूसिलोम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनती है। कुछ एनिमल में बनने का तरीका अलग है, तो कुछ एनिमल में बनने का तरीका अलग है। कुछ एनिमल में ये मीजोडर्मल टिश्यू की स्प्लिटिंग से बन रही है, कुछ एनिमल के अंदर मीजोडर्मल टिश्यू उनकी गट में होते हैं, उसकी इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, वहां से उसकी आउट पॉकेटिंग होती है, इसलिए इसको एंटेरोसीलोम बोलते हैं। इंटेस्टाइनल मीजोडर्मल टिश्यू की आउट पॉकेटिंग से बन रही है। ठीक है, तो साइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू और आउट पॉकेटिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक है, तो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, यहां पर आपको साइजोसिलम देखने को मिल जाएगी। हाँ, पर इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा सबके अंदर आपको एंटेरोसिलोम मिलेगी। समझे? आपसे पूछा जाएगा, 4 एग्जांपल दिए जाएंगे,
एनिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एंकाइडोर्मेटा। बताओ ह्यूमन का क्लोज, सबसे क्लोज कौन है इन चारों में? ह्यूमन का सबसे क्लोज कौन है ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, सीलोम के बेस पर? जरा बताओ। मीजोग्लिया जेल है, ठीक है। हाँ, सिलिंडेटर टिनोफोरा के अंदर मीजोग्लिया भरा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। वो कोई सेल नहीं होती, जेल होता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जेली है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एकाइनोडर्मेटा हमारे सबके सबसे क्लोज हैं। क्यों बेटा? क्योंकि इनके पास जो सीलोम बन होती है वही सीलोम हमारे पास होती है, यानी एंटेरोसीलोम। इनके पास भी एंटेरोसीलोम है, हमारे पास भी एंटेरोसीलोम है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने पूरा बनने का तरीका भी बता दिया था। देखो, मेजोडर्मल टिश्यू की स्प्लिटिंग से जो बन रही है, और ये मेजोडर्मल टिश्यू गट में है, उनकी आउट पॉकेटिंग से बन रही है, इसलिए इसको एंटेरोसीलोम बोलते हैं। सेगमेंटेशन कल मैंने समझाया था। देखो, ऐसा नहीं है कोई एनिमल बाहर से सेगमेंटेड है तो आपको उसको सेगमेंटेशन बोल दोगे, नो। जैसे प्लेटियरमंथीज की बात करता हूं, बाहर से देखने में तो सेगमेंटेड होते हैं, पर ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है। ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब है, अगर बॉडी बाहर से सेगमेंटेड है और इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन बाहर के सेगमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स है, ठीक है। किसी एनिमल में 5वें सेगमेंट के नीचे अगर कोई ऑर्गन मिलता है, या किसी एनिमल में 6वें सेगमेंट के नीचे कोई ऑर्गन मिलता है, ठीक है, तो वो सारे एनिमल में ऐसा ही मिलना चाहिए। तो उसको बोलते हैं इनके इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन बाहर के सेगमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स है, यानी इंटरनल ऑर्गन भी सेगमेंटेड है। समझे ना मेरी बात? हाँ, इसी को सेगमेंटेशन बोलते हैं। समझ में आया? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन। तो मेटामेरिक मत भूल जाना। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है ट्रू सेगमेंटेशन, यानी एक्सटर्नल डिवीजन करस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन, यानी पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल डिवीजन फिक्स्ड है। तो ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, जो आपको एनिलिडा यानी अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है। हम पढ़ते भी है, उसे पढ़ाते भी हैं कि इसे सेगमेंट के नीचे ये होता है। और कॉकरोच में तो मैं पढ़ाऊंगा ये ऑर्थोपोडा के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा कॉर्डेटा, सारे कॉर्डेटा यानी हम भी इसमें इंक्लूड हैं, हमारे अंदर भी सेगमेंटेशन मिलता है, ठीक है। जरूर नहीं पूरी बॉडी में सेगमेंटेशन हो, पर मैक्सिमम हमारे जो ऑर्गन होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन, यानी आपके एब्डोमिनल कैविटी में मिलने वाले ऑर्गन की पोजीशन बाहर के सेगमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स है, तो इसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलेंगे। अब बताओ समझ में आई या नहीं आई यहां तक? अंदर से बॉडी सेगमेंट नहीं है। अंदर से सेगमेंट का मतलब है बेटा कि इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन बाहर के सेगमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स्ड है। समझे? अच्छा, एक बात समझ में आ गया? यहां तो कोई डाउट है? ऑल क्लियर? यस सर। एक बात ध्यान रखना बेटा, मैं जनरल बात कह रहा हूँ, क्योंकि कल एक दो बच्चों से मेरी बात हुई तो थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा लगा मुझे, क्योंकि ध्यान रखना, टीचर थोड़ा सा इमोशनली होता है, ठीक है। क्योंकि अगर इमोशनल नहीं होगा ना, तो फिर वो प्रोफेशनल पढ़ाना, वो मतलब पढ़ाना होता है, सिलेक्शन के लिए नहीं होता। मैं थोड़ा सा मतलब समझता हूँ इस चीज़ को। अगर टीचर इमोशनली बच्चे से जुड़ा है, ठीक है, कनेक्टेड है, तो वो अपना पूरा मतलब उस लेवल का देगा जो वाकई में उसको एक मेडिकल कॉलेज में एंटर कराने के लिए जरूरत हो, जो टारगेट हो, ठीक है। पढ़ाना ऐसा नहीं होता कि बस पढ़ा दिया काम खत्म, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, मैंने अपना काम कर दिया यार, इट्स ओके, नो। जब तक एक्चुअल में आप अपने लक्ष्य या टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है, समझना मेरी बात में बहुत इंपॉर्टेंट। दो बच्चों ने आज कुछ मैसेज लिखे थे मेरे मुझे, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा कि कल मैंने, याद हो, कुछ बच्चों को बोल दिया था, ठीक है, कि ऐसे ऐसे करके ऐसे, क्योंकि देखो टीचर का हक होता है डांटना, ठीक है। जैसे मुझे याद है, मैं आज उन टीचरों को याद भी करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने मुझे डंडों से मारा था, ठीक है। हाँ, टीचर डांटता कब है बताओ? मारता कब है? जरा आपसे जनरल पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। तभी तो भाई, किसको डांटेगा या मारेगा या जो भी करेगा, भाई समझ रहे हो ना मेरी बात? जिसको अपना हक समझता होगा तभी तो डांटेगा मारेगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ, ठीक है, इतना नहीं डांटना चाहिए कि वो डर जाए। मैं डराने वाला नहीं डांटता, ठीक है, जिसे को पूछ ही ना पाए, पर इतना तो डांट सकता हूँ ना। तो टीचर का हक है कि यार, कि तू गलत कर रहा है, कि ये ऐसा मत कर, ऐसा करेगा तो
ठीक है, डायरेक्शन तेरी गलत हो जाएगी। बस मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको, मेरी छोड़ो, यहाँ तो छोड़ो, हम तो ऑनलाइन है, अगर आज की मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, मैं आकाश में था उस समय, तो एक बच्चे को किसी टीचर ने डांटा था, तो उसके पेरेंट्स आके लड़ गए थे कि डांटना नहीं है मेरे बच्चे को, ठीक है, हमारे पास पैसा है, हम उसको कुछ ना कुछ करा लेंगे, पर हम बच्चे को नहीं चाहते डांटे। तो मुझे लगा कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है, तभी तो मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट कौन से हो रहे हैं, ठीक है। कई पेरेंट्स आते हैं कि सर आपको सौंप दिया है, चाहे ठोको पीटो मारो, बस सिलेक्शन होना चाहिए इसका, ठीक है। क्योंकि उनको, पेरेंट्स को पता है, उनको पता है कि सर हमने भी खूब मार खाई है, खूब पिटाई की है, तब हम आज आज इस ओहदे पर हैं। कई तो उसमें एम्स के बहुत सीनियर डॉक्टर्स थे, ठीक है। तो उनको पता है कि एक्चुअल में हीरा इंसान तभी बनता है जब उसको खूब पीटा जाए, पीटा का मतलब खूब तराशा जाए, है तो पत्थर ही, जब जितना आप पीट लोगे तराश लोगे तभी तो हीरे में कन्वर्ट होगा। आप जानते हो, ये मतलब कहावतें नहीं है, एक टर्म भी सुना होगा, सोना तभी बनता है जब खूब उसको तपाया जाए, सिंपल सी बात है, ठीक है। जानते हो ना, एक मंदिर में रखी हुई जो मूर्ति जिसको आप प्रभु ईश्वर कहते हो, ठीक है, और एक पत्थर जो नॉर्मल पड़ा हुआ है, अंतर क्या है, उसको तराशा गया है, खूब उस पर हथौड़ी छेने चले हैं, तब उस लायक बना है जिसकी उसका पूजन हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई टीचर आपसे कुछ कह दे, डांट दे, तो कहीं ना कहीं आपका हित होगा ना उसके अंदर, ठीक है। हाँ, कल दो बच्चों ने कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें मतलब मुझे लगी, ठीक है, कल कमेंट करके उनका नंबर भी मिल गया होगा, कहाँ से मिल गया पता नहीं, जो भी है। तो खैर मैंने तो ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ऐसे मैं समझ जाता हूँ किसकी मेंटेलिटी क्या है, और बहुत कम होती है मेंटेलिटी जो इम्प्रूव कर पाए। अगर बच्चे सुन रहे हैं और अपनी मेंटेलिटी को इम्प्रूव कर लें, ठीक है, वो दोनों दोस्त हैं, ठीक है, हाँ, तो ठीक है, एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए बोल रहा है, ठीक है, पर एक्चुअल में ये तो अभी स्टार्टिंग है लाइफ की, ठीक है, बिल्कुल, मतलब भाई पहली सीढ़ी है, अभी तुम क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, असली जिंदगी तो जीनी है तुम्हें अभी, ठीक है। यहाँ तो तुम बस अभी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है नीट में हो, कईयों का नहीं होगा, कुछ और करेंगे। जिंदगी के अंदर, ठीक है, माता पिता पहले गुरु होते हैं, और दूसरा गुरु टीचर होता है, जो वास्तव में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कलयुग में, कलयुगी गुरु भी बहुत सारे हैं, ठीक है, पर अगर कोई टीचर दिल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो अपने बच्चों का हित चाहता है, वो चाहता है या तो सेलेक्ट हो या नहीं कोई अच्छी जगह पहुंचे, ठीक है, तो उसका मतलब डिसरिस्पेक्ट मत करना, मतलब एक, मतलब मैं सच कह रहा हूँ, आपको लगेगा यार हम तो सब कुछ ले लिया, हम तो सीख गए, हम तो कुछ भी कर लेंगे, जब समय आएगा, जब समय आएगा तो वो चीज काम नहीं करेगी, आपके ध्यान रखना, कितना भी आप ज्ञान ले लो, ठीक है, आप सोचो कि टीचर से हम तो ऑनलाइन सीख लेते हैं, आप तो गाली दे दो उसको कुछ भी, ठीक है, कुछ भी बोल दो, ठीक है, अब तो हम सीख गए, अब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, खूब गाली देंगे इसको, ठीक है, लिख लो, ये लिख लो, कितना भी कलयुग आ जाए, जब समय आएगा वो ज्ञान आपके यूटिलाइज ही नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो एग्जाम दो या कुछ भी करो, ठीक है, किसी भी टीचर का हो या कोई गुरुजन हो, ठीक है, या माता पिता हो, यार इनका डिसरिस्पेक्ट मत करना, चाहे वो तुम्हें मारे पीट कुछ भी करे, ठीक है, पर अपनी तरफ से डिसरिस्पेक्ट मत करना, क्योंकि अगर वहां से निगेटिव एनर्जी भी निकलती नहीं है, इतनी आसानी से नहीं निकलती, पर अगर निकल गई ना, तो वो बेटा अच्छी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों का, कितना भी बुरा बच्चा हो, पर बच्चे अपने बच्चे को डांट लेंगे, मार देंगे, कुत्ता गधा कह देंगे, पर उनसे दिल से पूछना, वो उनके लिए हीरा है, ठीक है। तो ऐसे ही टीचर के लिए अपने बच्चे बिल्कुल हीरे होते हैं, ठीक है। बस उनको लगता है कि देखो, अगर मुझे बच्चे से कोई मतलब ना हो, ठीक है, तो मैं डांटू ही नहीं जाता, ऐसी कम तैसी में जाए, ठीक है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ बेस्ट, तो ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो मत आ, ठीक है। पर मुझे पता है कि अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, तो उतना जरूर डांट दो कि हाँ वो समझ जाए कि सही क्या है, गड़बड़ गलत क्या है, ठीक है, इतना ही मत डांटो कि यार वो डर ही जाए, वो भी मेरा एक रहता है, ठीक है। तो डराना नहीं है, जिससे आप खुल के पूछ पाओ चीजें, ठीक है, और पूछने का तरीका होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पूछने का तरीका क्या है, ओके। क्योंकि मेरे संग होता नहीं है, क्योंकि मेरी इतनी हुई लाइफ के अंदर आज तक बच्चे मुझसे कभी डिसरिस्पेक्ट तरीके से बोले नहीं है, ऑफलाइन के अंदर। पर ये ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन में तो समझ रहे हो, तभी तो मैंने बच्चों को बोला भी था कि ऑनलाइन में कंटेंट ऑफलाइन से कई गुना बेहतर होता है, कई गुना बेहतर होता है, पर फिर भी सिलेक्शन रेशियो कम होता है, क्यों? क्योंकि बच्चे का टीचर का कनेक्शन नहीं हो पाता, फीलिंग, कनेक्शन, इमोशन, आप समझ रहे हो भाई। तुम्हें क्या लगता है, जो बॉर्डर पर सोल्जर खड़ा हुआ है वो 30-40 हजार रुपए की नौकरी के लिए गोली खाता है? आप बताओ, ठीक है, तुमसे कहूँ 30 हजार रुपए दे रहा हूँ, बॉर्डर पे जाओ कि लड़ाई चल रही है, गोली खा के आओ, खा लोगे गोली? नहीं खाओगे। गोली वो इसलिए खाता है क्योंकि वो इमोशन से जुड़ा हुआ है, 30-35-40 हजार रुपए की सैलरी से नहीं जुड़ा हुआ, वो अपने हिंदुस्तान को भारत माता समझता है, माँ है मेरी, ठीक है,
और माँ पे आंच आ जाए तो मैं आने नहीं दूंगा, चाहे खून के कतरे कतरे निकल जाएं। तो इस इमोशन से जुड़ा होता है, तब वो लड़ पाता है। ठीक है, तो तुम भी फाइट ही कर रहे हो बेटा। ठीक है, जब तक इमोशन से कनेक्ट नहीं होगे किसी भी चीज से, किसी भी चीज से जब इमोशन नहीं जुड़ेंगे ना, आप कभी जिंदगी में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हर चीज को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए इमोशन का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इमोशन ही एक्चुअल में पावर होती है, जो कहते हैं ना, जो अल्टीमेट पावर होती है ब्रेन की, वो इमोशन, इमोशन से आती है। अगर मुझे कोई फॉर्मेलिटी का ये चीज है तो इमोशन, अगर मेरे अंदर इमोशन नहीं है तो बेटा मेरे अंदर वो पावर आ ही नहीं सकती, बहुत बड़ा मैं कर ही नहीं सकता। तो ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जब तक आप इमोशन से चीजों से कनेक्ट नहीं होगे, आप अपने टारगेट को, कोई भी टारगेट हो, अचीव ही नहीं कर सकते। इतने इंटरव्यू देख लो, कितने भी इंटरव्यू देख लो। ठीक है, मैं उस बच्चे का जो बिहार में एक बच्चा था, जो मतलब जिसकी बहुत सारी सिस्टर थी। ठीक है, अकेला लड़का था। ठीक है, और मतलब जी न्यूज वालों ने इंटरव्यू लिया था, टीन में से पानी बह रहा था, और आरा मशीन बगल में लगी हुई है, वहां उसकी चौकी जो नहीं, उस पर बैठ करके पढ़ाई करता था, आईआईटी क्वालिफाई किया। ठीक है, तो उससे पूछा गया, भाई तू कैसे पढ़ कैसे रहा है यहाँ पर, या तो हम खड़े भी नहीं हो पा रहे इंटरव्यू लेने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? तो कर मुझे मुझे इसकी आवाज सुनाई नहीं देती, मुझे तो इमोशन जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे तो बहनों की शादी करनी है, ये पानी यहाँ से लीक हो रहा है, ये सही कराना है, मैं अकेला भाई हूँ, मुझ पर डिपेंडेंसी है। तो मुझे ये जितने भी नगाड़े बज रहे हैं सुनाई नहीं देते, मुझे तो सिर्फ टारगेट दिख रहा है अपना। ठीक है, तो वो जुड़ गया इमोशन से। जब तक इमोशन से नहीं जुड़ोगे, कोई टारगेट आप अचीव कर ही नहीं सकते। क्योंकि आप अगर मेडिकल फील्ड में गए हो तो क्यों गए हो पता तो होना चाहिए भाई। धक्का देके भेजा है तो सिलेक्शन नहीं होगा। सुन लो मेरी बात। ठीक है, अगर आप किसी इमोशन से जुड़े हो कि मुझे ये करना है, तो ये मेरा टारगेट है, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, धक्का देके सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हर फील्ड के अंदर बहुत कंपटीशन है। यहाँ इमोशन से कनेक्ट होगे तभी तुम अपने टारगेट तक पहुंच पाओगे। ठीक है, चलो खैर, जो बातें मैं बोलनी थी मैंने बोल दी। वापस वापस आ जाओ। हाँ, अच्छा, नोटोकॉर्ड का मैंने बताया नहीं था, शायद वहीं तक बताया था। नोटोकॉर्ड समझ लो, इसको मैं अभी कॉर्डेटा में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ विद डायग्राम। तो कॉर्डेटा यहीं से स्टार्ट होता है, नोटोकॉर्ड से। तो एक तो होते हैं नॉन कॉर्डेट, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती, और एक होते हैं कॉर्डेट, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड की अगर बात करूं तो ये आपकी बैकबोन होती है। ठीक है, ठीक है, इस बैकबोन का फॉर्मेशन नोटोकॉर्ड से होता है कॉर्डेटा के अंदर, मैं बताता हूं अभी। तो इट इज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एंडोस्केलेटन है जो हमारा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। नोटोकॉर्ड नहीं होगी तो हमारा एंडोस्केलेटन, समझ रहे हो, हम खड़े हैं इसी के बेस पे तो खड़े हैं। ठीक है, इलोंगेटेड होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है। और ध्यान रखना, हमारे पूरे एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है, मीजोडर्मल से होता है। मीजोडर्मल ओरिजन है हमारी सारी बोन, कार्टिलेज, ठीक है, नोटोकॉर्ड, सब कुछ मीजोडर्म से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है? मीजोडर्म से। समझे? हाँ बिल्कुल सही, तूने सही कहा। जैसे किडनी बहुत अच्छा एग्जांपल है सेगमेंटेशन का। यस, किडनी इतने से इतने सेगमेंट के बीच में मिलती है, बिल्कुल ऐसे बॉडी के हर पार्ट इतने से इतने सेगमेंट के बीच में मिलते हैं। पर किडनी वाला जो केस बताया था मैंने, वो रिफ्स का केस बताया था, याद हो तुझे? ठीक है, हमने एब्डोमिनल सेगमेंटेशन की बात नहीं की थी। ठीक है, सिफेलो मतलब होता है हेड, पोडा मतलब होता है पैर, बेटा बताया था मैंने, तूने सुना नहीं। सिफेलो मतलब, सिफेलो कहीं भी आ जाए, सिफेलाइजेशन, सिफेलो मतलब हेड, और हेड के चारों तरफ पैर ऑक्टोपस में देखने को मिलते हैं। तो सिफेलोपोडा में ऑक्टोपस आता है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि जबकि वो मोलस्का के अंदर आता है। तो सारे मोलस्का के अंदर ओपन होता है एक्सेप्ट सिफेलोपोडा। ठीक है, हेड के अराउंड पोडा पैर। ठीक है, ऑक्टोपस। क्लियर बिल्कुल? हाँ बेटा, ममता देवी मैंने बताया है ना, तुम एक ही कमेंट को बार बार करोगे इससे क्या होगा? ठीक है, सुना भी तो करो। सिफेलोपोडा, ठीक है, सर के अराउंड पैर। अब आगे आ जाओ, तो समझ में आ गया, आपकी बैकबोन जो होती है वो नोटोकॉर्ड से बनती है। ठीक है, तो एब्सेंट किस में होती है? नॉन कॉर्डेटा में एब्सेंट होती है, कॉर्डेटा में प्रेजेंट होती है। इसके बेस पे तो डिवाइड किया था हमने, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होती, कॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड होती है। डिटेल्ड में विद डायग्रामेटिकली मैं कॉर्डेटा में इसको बताने भी वाला हूं। इन सम कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, भाई स्टार्टिंग में जो कॉर्डेट थे उनमें नोटोकॉर्ड थी, और आगे जाकर के वो नोटोकॉर्ड छोटे छोटे बोन्स के शेप में कन्वर्ट हो गई, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इन सम कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और इनको हमने नाम दिया वर्टिब्रेटा। यानी वर्टिब्रेटा किससे बने? भाई कॉर्डेटा से तो बने।
भाई जो कुछ कॉर्डेटा जिन्होंने अपनी नोटोकॉर्ड को वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट कर लिया उनको वर्टिब्रेटा बोला, जो कन्वर्ट नहीं कर पाए तो उनमें नोटोकॉर्ड की नोटोकॉर्ड थी। पर ऑल आर कॉर्डेटा, पर कुछ कॉर्डेटा कन्वर्ट इनटू वर्टिब्रेटा, इसलिए सारे के सारे वर्टिब्रेटा, सॉरी सारे के सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा होते हैं, पर सारे के सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते, क्योंकि कुछ के अंदर नोटोकॉर्ड कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, तो ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा बट ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा। ये सब है तो आगे का, यहाँ का नहीं है, बट मैंने लिखा दिया है। ठीक है, क्योंकि आगे भी मैं इसको कराऊंगा कॉर्डेटा के अंदर। तो यहां तक ये कंप्लीट हो गया था आपका, इसको एनसीईआरटी ने समराइज किया था। ठीक है, एनसीईआरटी ने देखो एक स्टार बना के एकाइनोडर्मेटा के बारे में कहा गया है, तो सिमिट्री के बारे में कहा गया है। सिमिट्री का मतलब है एकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट है उसमें तो रेडियल सिमिट्री मिलती है, पर लार्वा के अंदर बायलेटरल सिमिट्री होती है। एडल्ट में रेडियल, लार्वा में बायलेटरल। एकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बायलेटरल सिमिट्री डिपेंडिंग ऑन स्टेज। समझ गए ना कि एडल्ट है या लार्वा है, लार्वा है तो बायलेटरल, एडल्ट है तो रेडियल। ठीक है, चलो तो किंगडम हम किसकी बात कर रहे हैं, एनिमेलिया। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां सेलुलर भी देखने को मिलेगा और यहां पर टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। समझ रहे हो, इनको बोलते हैं पैराजुआ, इनको बोलते हैं यू मैटाजुआ। अब आगे आ जाओ, सिमिट्री, जिनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर किसके अंदर, पॉरीफेरा के अंदर, तो वहां मोस्टली, अब देखो यहां क्या दे रखा है, मोस्टली एसिमेट्रिकल। ये नहीं बोला ऑल आर एसिमेट्रिकल, क्या बोला, मोस्टली एसिमेट्रिकल, मतलब कुछ पॉरीफेरेंस रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं, क्योंकि यहां मोस्टली लिख रही है एनसीईआरटी, मोस्टली एसिमेट्रिकल बट सम शो रेडियल सिमेट्री, क्योंकि मोस्टली लिखा है। अब मोस्टली नहीं लिखता तो मतलब ऑल आर एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। सीलोम एसिलोमेट होते हैं, एग्जाम्पल पॉरीफेरा। अब आ जाओ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रेडियल सिमेट्री भी मिलती है और बायलेटरल भी मिलती है। ठीक है, अब रेडियल सिमेट्री कहां मिलेगी, जिनमें रेडियल सिमेट्री होगी, ठीक है, वो एसिलोमेट होंगे, पहली बात। और जैसे एग्जांपल कौन कौन से हैं इसके अंदर, सिलेंटेटा और टीनोफोरा एसिलोमेट है, डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सिमेट्री होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। पर जिनमें बायलेटरल सिमेट्री होगी, क्योंकि बायलेटरल सिमेट्री प्लेटियलमेंथी से स्टार्ट हो जाती है, कॉर्डेटा तक सबके अंदर मिलती है। इनमें सिलोम, ध्यान रखना, एसिलोमेट भी होते हैं प्लेटियल मंथीज, सूडोसिलोमेट भी होते हैं एस्कियल मंथीज, और ट्रू सिलोमेट भी होते हैं, सारे के सारे बचे हुए। तो सिलोम समझ में आ गई, एग्जांपल समझ में आ गए आपको सारे के सारे। तो एनसीईआरटी के इस फ्लो डायग्राम से भी क्वेश्चन बन जाता है, पूछेगा सेलुलर जिसके अंदर होगा मोस्टली एसिमेट्रिकल होगा, एसिलोमेट है, पॉलीफेरा एसिलोमेट होते हैं। रेडियल सिमेट्री इन दोनों के अंदर मिलती है, दोनों ही एसिलोमेट हैं। बायलेटरल सिमेट्री इन सब के अंदर मिलती है, पर प्लेटी के अंदर सॉलिड इमेजिडम होती है तो एसिलोमेट, यहां सूडोसिलोम बन गई थी, इन सब के अंदर ट्रूसिलोम बन गई थी। अब बताओ यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई भी डाउट। देखो सीलोम का कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए बेटा, सीलोम एक कैविटी है, ठीक है, पर अगर एक नॉर्मल कैविटी है तो उसको सीलोम नहीं बोलोगे, इसको नॉर्मल स्पेस कैविटी बोलोगे। पर एक ऐसी कैविटी जो मेजोडर्मल टिश्यू से इंटरनली लाइंड है, एक ऐसी कैविटी जो आउटर बॉडी बॉल और गट बॉल के बीच में मिल रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेजोडर्मल टिश्यू से लाइंड है, मिलके बनी है, तो उसको हम सीलोम बोलते हैं। तो एक्चुअल में वो सीलोम है आपकी। ठीक है, चलो अब आ जाओ एक एक करके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फाइलम पॉरीफेरा, बहुत अलग तरीके से कराऊंगा। ठीक है, पूरे फाइलम में इन पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दूंगा, सेम तरीके का रिपीटेशन हर फाइलम में मिलेगा। यानी एक फाइलम तुम्हें याद हो गया तो लास्ट में एक सांस में तुम सारे फाइलम सुना दोगे। मुझे याद है अभी भी, ठीक है, साउथ एक्स का केस था, आकाश का ही, एक बच्चे ने, मैंने खिला के पूछा बता सारे फाइलम, ठीक है, ये बिना रुके उसने, मतलब एक सांस का मतलब है बिना रुके सारा इन्वर्टिब्रेटा उसने एक बार में सुना दिया था, और नीट के अंदर 180 में से 180 लेकर के आया था जूलॉजी के अंदर। ठीक है, हाँ इतना याद है मुझे, मिठाई का डब्बा लेकर सेलेक्ट हुआ था, मिठाई का डब्बा लेकर के आया था। तो मुझे उस समय की बात कर रहा हूँ जब नीट नहीं होता था शायद, हाँ AIPMT होता था, यस हाँ AIPMT होता था, हाँ समझे। चलो आ जाओ, तो अब एक एक करके करेंगे पॉरीफेरा।
पौरी मतलब पोर, फेरा मतलब बियरर, पोर को बियर करने वाले, धारण करने वाले, पोर बियरर, पौरी फेरा, पोर बियरर एनिमल, ठीक है। फेरा मतलब बियर करना, बियरर, पोर बियरर, ठीक है, पोर को धारण करने वाले, ठीक है, पोर बियरर, ठीक है। पौरी फेरा पोर बियरर एनिमल को बोलते हैं, समझे? क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर। ऑल एनिमल कौन है? ममता देवी, अरे ममता बेटा तू समझ, ठीक है। ऑल एनिमल आर सिफेलोपोडा बिकॉज हेड है सबके पास। सिफेलोपोडा का मतलब होता है, सिफेलो मतलब हेड, पोडा मतलब पैर, हेड के चारों तरफ जो पैर होते हैं। अब बता, तेरे हेड के चारों तरफ पैर हैं? बता, तू ही बता, तेरे हेड के चारों तरफ पैर हैं? ऑक्टोपस के हेड के चारों तरफ पैर होते हैं, समझे? सिफेलोपोडा, सिफेलो से पोडा जुड़े हुए हैं, सारे एनिमल के सिफेलो से पोडा नहीं जुड़े होते। समझ में आया ममता? हाँ विनीत बेटा, मेरी तो कोशिश ये रहती है कि देखो, कंटेंट के बेस पर सिलेक्शन तो नहीं रुकेगा, चाहे एनटीए या जो भी कुछ हो, ठीक है, जो है कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, पेपर को टिपिकल करने की कोशिश भी करे, तो कंटेंट के बेस पर तो नहीं रुकता सिलेक्शन। मैं जो देखा है, कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी में कमी होती है, कहीं ना कहीं आपके, मैंने बताया ना, जुड़ाव, कनेक्शन, उसमें फेथ, जब अगर मैं, मतलब तुम मेरी बात सब शायद समझ नहीं पाओगे, अलग बातें थोड़ी मेरी अलग हटकी होती हैं बातें। एक मंदिर है, समझना, या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च, ठीक है, आप जिसको भी फॉलो करते हो, सारा खेल समझना विश्वास का ही तो है, सारा खेल विश्वास का है। जैसे अगर मैं पर डे मंदिर जाता हूं, ठीक है, और रुद्राभिषेक करता हूं, मानो, ठीक है, तो मेरा जो फेथ होगा, बिलीफ होगा, ये होगा कि मेरे संग कुछ अनर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं शिव की मतलब आराधना करता हूँ, रुद्राभिषेक पर डे करता हूँ, तो मेरा जोश का लेवल अलग ही होगा। सिर्फ किससे? थॉट प्रोसेस, समझना मेरी बात। उस मंदिर में कोई ऐसा थोड़ी ना, मैं गया तो मुझे कुछ वरदान मिल गया, मैं एकदम बस मेरा कनेक्शन है, मेरा जुड़ाव हो गया कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे संग कुछ गलत नहीं हो सकता, ठीक है, समझना मेरी बात। ये जैसे कोई भी चीज हो, ठीक है, आप कहीं से भी कनेक्ट कर लो, अपने को जोड़ लो कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा सिलेक्शन होके ही रहेगा। तो ये जिद अगर आपके अंदर आ गई तो चीजें हो जाएंगी, ठीक है, जो समझना मेरी बात। तो सारा खेल है, मतलब मैं बताऊं, सब कुछ यहीं पर ही अंदर ही है इसके, ठीक है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। टीचर तो सबको कंटेंट बराबर दे रहा है। ये मैं ऑफलाइन में भी कहता था कि यार तुम इतने सारे बच्चे हो, सबको मैंने जैसा पढ़ाया, पर दिल्ली एम्स में 4 ही क्यों पहुंचे, रिमेनिंग क्यों नहीं पहुंचे? डिपेंड करता था कि आपका विश्वास कितना था। मेरा विश्वास है, मैं जाता हूँ और दूर से शिव के दर्शन करता हूँ और बस तृप्त हो जाता हूँ। और एक पुजारी जो शिव के पास ही बैठा है, ठीक है, समझ लेना मतलब मेरी बात। तो उस, अब वो उसका रोजगार है, काम है, रोज जाके कराना, सबका प्रसाद चढ़ाना, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो उसका कनेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जुड़ाव पैदा करते हो, कनेक्ट करते हो अपने को, ठीक है, कितना विश्वास करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने विश्वास कर लिया, कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो सारा खेल यहाँ है, इंटरनल, ठीक है। तो इंटरनल पॉजिटिव रहो, ठीक है। इंटरनल ये कभी मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। इंटरनल हमेशा दिमाग में रखना कि इस साल एक सीट मेरी है, हर कीमत पर, और अपना 100% दूंगा मैं, और स्ट्रेटजी में कमी नहीं आने दूंगा, ठीक है। मैं रोज स्ट्रेटजी लेकर के तो कोई वीडियो बनाता नहीं है, क्योंकि मुझे तो बेवकूफी लगती है, ठीक है, जो यूट्यूबर्स करते हैं लोग, ठीक है। मैं जो भी बताता हूँ आपको बेटा एकदम तरीके से बताता हूँ, जब भी बताऊंगा आपको तरीके से बताता हूँ, आप समझते भी होगे। और वो बेवकूफ होते हैं जो रोज मोटिवेट होते हैं, एक्चुअल में वो होते ही नहीं है कुछ भी, जिनको रोज मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना वो कभी मोटिवेट होंगे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो जहां तक समझ में आ गया होगा, आप थोड़ा समझ लो, आज का टारगेट भी पूरा करना है। तुम बातें छीट दी तुमने आज थोड़ा सा, इसलिए। तो पोर बेयरर, ठीक है, पोर बेयरर का मतलब होता है जो पोर को धारण करते हैं, समझ रहे हो ना? पौरी फेरा, पोर बेयरर, समझे या नहीं समझे, ठीक है।
अब इनका हैबिटेट क्या होता है, कहाँ रहते हैं? ऐसे में हर फाइलम में, आज पहले फाइलम में टाइम लगता है, फिर तो दर 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 सारे फाइलम चले जाते हैं, समझना होता है इनका हैबिटेट क्या होता है, मतलब कहाँ रहते हैं, आप समझ रहे हो? तो ये सारे के सारे समुद्री जल में मिलते हैं, पर कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है। और सारे के सारे सिसाइल होते हैं, अटैच विद सॉलिड सरफेस। तो तीन बातें इसकी ध्यान रखनी है आपको, अगर मैं हैबिटेट की बात करूंगा, मोस्टली मरीन, तीन बातें, मोस्टली मरीन मतलब समुद्री जल में मिलते हैं, ठीक है, बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। ठीक है, जैसे स्पॉन्जेला, फ्रेश वाटर का बड़ा अच्छा एग्जांपल है स्पॉन्जेला। ठीक है, और ऑल आर सिसाइल, ऑल आर सिसाइल, ऑल आर सिसाइल, सिसाइल, ऑल आर सिसाइल। सिसाइल का मतलब होता है अटैच विद सॉलिड सरफेस, सिसाइल समझते हो? सिसाइल मतलब होता है अटैच विद सॉलिड सरफेस, सिसाइल। ठीक है, अटैच विद सॉलिड सरफेस, डबल एस आई एल ई होना चाहिए जहां तक है, अटैच विद सॉलिड सरफेस, अटैच विद सॉलिड सरफेस, ठीक है, मोस्टली मरीन, सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर जैसे स्पॉन्जेला, ऑल आर सेसाइल मतलब अटैच विद सॉलिड सरफेस, ये इनका हैबिटेट हो गया। ऐसे हर फाइलम का मैं हैबिटेट बताऊंगा, आज मैं पूरा समझाऊंगा आपको कि कैसे कैसे हम सारे फाइलम लेके चलेंगे, फिर बड़ा बड़ा मतलब फिर फटाफट फटाफट चीजें उनसे ले जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हो इनमें किस टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलने वाला है, आप जानते हो यहां पर मिलेगा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमिट्री बताओ, सिमिट्री मैंने बताया था मोस्टली, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं बट सम सो रेडियल सिमिट्री, मोस्टली एसिमेट्रिकल बट सम रेडियल सिमिट्री। अब इसका प्यारा एग्जांपल है, एनसीईआरटी ने डायग्राम भी दे रखा है, ठीक है, साइकॉन, साइकॉन ही है, ठीक है, साइकॉन का अच्छा से हाँ डायग्राम भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। साइकॉन के अंदर रेडियल सिमिट्री मिलती है और सबके अंदर एसिमेट्रिकल कंडीशन मिलती है। जर्म लेयर आपसे पूछे तो क्या बताओगे, जरा बताओ जर्म लेयर क्या बताओगे? जर्म लेयर यहां होते ही नहीं है, एब्सेंट, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन स्टार्ट कहां से हुई थी, सीलन टेटा और टीनोफोरा के अंदर, सीलोम एब्सेंट, एसिलोमेट। सेगमेंटेशन नहीं होता यहां पर, एब्सेंट। डाइजेशन यस, डाइजेशन ध्यान रखना यहां पर इंट्रासेलुलर होता है, यानी ये फूड को पकड़ते हैं सेल और सेल अपने अंदर लेके चले जाते हैं, तो इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। विद इन सेल। अच्छा, इसमें स्केलेटन होता है, यस, स्केलेटन मतलब है कंकाली तंत्र, इसमें स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कांटे और स्पॉन्जिन फाइबर जो उसका स्केलेटन बनाते हैं, ठीक है, स्केलेटन फॉर्म बाय
स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। ये इसके स्केलेटन का काम करते हैं, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि पॉरीफेरा में रेस्पिरेशन कैसे होता है, बॉडी सरफेस, कोई ऑर्गन तो है नहीं, बॉडी सरफेस। एक्सक्रीशन, ये भी बॉडी सरफेस से ही होगा। नर्वस सिस्टम अभी यहां पर एब्सेंट होगा। रिप्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम सिलेंट्रेटा में पहली बार डेवलप हुआ था, इसके बाद डेवलप होगा, अभी नहीं है, ठीक है। एब्सेंट लिख देता हूं। अब रिप्रोडक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूंगा तो ध्यान रखना है आपको, यहां सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी, ठीक है। और जहां पर सेक्सुअल होगा मतलब दो अलग अलग गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। तो जब भी सेक्सुअल की बात आएगी तो पूछा जाएगा फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एक्सटर्नल। जब भी सेक्सुअल की बात आएगी तो फर्टिलाइजेशन जरूर पूछेगा, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन ध्यान रखना इसके अंदर इंटरनल होगा। कैसे होगा पूरा डायग्राम मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। और सेल्फ होगा क्रॉस, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा एंड क्रॉस होगा। इंटरनल याद रखो, सेल्फ क्रॉस तो अभी नहीं बोल सकते इसको, ठीक है, इंटरनल होगा, बस ना याद रखो, ठीक है। अब एसेक्सुअल, यस, एसेक्सुअल देखने को मिलता है। तो एसेक्सुअल के अंदर, इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, यस। यानी रीजनरेशन पावर होती है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसमें बडिंग भी होती है। बडिंग भी होती है, बड होती है ना, बड प्लांट के अंदर बड होते हैं, ठीक है, बड निकल आते हैं। तो बड दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। बडिंग दो टाइप की हो सकती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और एक इंटरनल बडिंग भी होती है, यस। अब ये नई बात आ गई, इंटरनल बडिंग क्या है। जैसे मानो ये स्पॉन्ज है, ठीक है, इसमें एक बड निकला, ये बड निकली, ये बड निकली, ये एक्सटर्नल बडिंग हो गई, ये एक्सटर्नल बडिंग हो गई। पर अंदर अगर कोई बड बन जाए तो इसको इंटरनल बडिंग कहते हैं। अब इंटरनल बडिंग हर किसी के अंदर नहीं बनती, ये सिर्फ इंटरनल बडिंग कहां प्रेजेंट होगी, क्या बोलते हैं इंटरनल बड को, इसको बोलते हैं जेम्यूल। कैसा होता है जेम्यूल, डायग्राम बना के दिखाता हूं। ऐसा होता है, एक बड होती है इंटरनल बड, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में मिलती है, जो तालाब के पानियों में रहती हैं। फ्रेश वाटर का मतलब है तालाब का पानी, और तालाब का पानी सूखता भी आप जानते हो। तो जब तालाब का पानी सूखेगा तब ये इंटरनल बड ही फेवरेबल कंडीशन में एक नई स्पॉन्ज को बनाने का काम करती हैं। ये जेम्यूल है, इसके अंदर होते हैं बहुत सारे सेल्स, जिनसे कई स्पॉन्ज बन सकते हैं बीज की तरह। ये इंटरनल बड होती है, तो जेम्यूल बोलते हैं। कहां प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। स्पॉन्ज, एग्जाम्पल बताओ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का, अभी बताया था मैंने। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का एग्जाम्पल बताओ, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का एग्जाम्पल स्पॉन्जेला, बिल्कुल सही। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का एग्जाम्पल स्पॉन्जेला, ठीक है। इसमें इस तरीके से कांटे होते हैं, स्पिक्यूल्स, स्पॉन्जिन फाइबर भी होते हैं अंदर, और ये पोर होता है, यहीं से निकल करके ढेर सारी स्पॉन्ज को बना सकते हैं। समझ रहे हो, जैसे तालाब है, तालाब का पानी सूख गया, ठीक है, तो इंटरनल बड अंदर बन जाते हैं, और जब बारिश होती है और फिर पानी आता है तो यही इंटरनल बड कई स्पॉन्ज को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इंटरनल बड ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में मिलते हैं,
ये तो बाद बाकी की तो एक्सटर्नल बट मिलती है। एक्सटर्नल बट तो समझते ही हो, जैसे मानो स्पॉन्ज है। ये बाहर निकल गई, ये एक्सटर्नल बडिंग हो गई, ये एक्सटर्नल बडिंग है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है जब फर्टिलाइजेशन होगा तो किसी किसी में लार्वा देखने को मिलता है, किसी किसी में डायरेक्ट एडल्ट बनता है, लार्वा नहीं बनता। तो अगर लार्वा के थ्रू एडल्ट बन रहा है तो इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट एडल्ट बन रहा है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। तो डेवलपमेंट यहां पर डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट, तो ध्यान रखना इनडायरेक्ट, मोस्टली इनडायरेक्ट ही मिलेगा अभी स्टार्टिंग में, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इन डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि लार्वा प्रेजेंट होगा, लार्वा प्रेजेंट है। अगर लार्वा प्रेजेंट होगा तो इनडायरेक्ट, और लार्वा नहीं है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए और यही पॉइंट मैं रिपीट करने वाला हूं हर फाइलम के अंदर। तो अब ये हर फाइलम में मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी मैं तुम्हें बता दूं। पहले तो हर फाइलम के अंदर पहले मैं बेसिक पॉइंट सारे फाइलम के कराऊंगा, पहला। फिर मैं उस फाइलम का स्पेसिफिक फीचर, जो हर फाइलम का एक स्पेसिफिक फीचर है, यहाँ कैनाल सिस्टम है, ठीक है, अभी मैं सिलेंटेटा कराऊंगा तो उसमें पॉलिप और मेडुसा दो स्टेज मिलती हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो उसका स्पेसिफिक फीचर है। जब टीनोफोरा कराऊंगा तो टीनोफोरा में तो खैर दो लाइन का ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसमें बायोल्यूमिनिसेंस, रात में चमकते हैं जैसे जुगनू, ठीक है। जो स्पेसिफिक फीचर है वो लिखा दूंगा मैं उसके, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एनिलिडा कराऊंगा, ऐसी आर्थ्रोपोडा, इनके सबके जो स्पेसिफिक होंगे वो बाद में कराऊंगा, फिर एग्जाम्पल। तो 3 स्टेप में हर फाइलम आपका कवर होगा। बेसिक फीचर जो सबके कॉमन होंगे, बस यही हेडिंग लिखी होंगी, हम लिखते जाएंगे तो आपको क्या होगा, कंसेप्ट जनरेट होंगे, क्योंकि एनिमल किंगडम बेटा याद नहीं हो सकता किसी को, ठीक है। ठीक है, लार्वा का मतलब, अरे यार कौन है ये, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, तुम ना, तुम्हें नाम से भी एक बार ध्यान रखना, ठीक है। कोई कहे सर आपने मेरी बेइज्जती कर दी, या कोई कहे कि सर आपने उसकी बेइज्जती कर दी, तुम ये बताओ तुम्हारी इज्जत अब कब से आ गई? यही तो उम्र होती है जब कोई इज्जत इज्जत नहीं होती, समझ रहे हो? हाँ, तो बेइज्जती कहाँ से होगी? बेइज्जती तब होती है जब इज्जत होती है। तुम्हारी इज्जत कहाँ है? इज्जत बनाने पड़ती है। बेइज्जती उनकी होती है जिनकी इज्जत होती है, समझ रहे हो? और इज्जत ऐसे नहीं बनती, इज्जत बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं बेटा, यस, तब वो चीज बनती है, समझ रहे हो? समाज के लिए, सबके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, ठीक है, गरीबों के लिए, तब आप अपनी वो इज्जत बनाते हो अपने चरित्र के अंदर, ठीक है, अपने आचरण के अंदर, तब जाकर के वो इज्जत बनती है। तब कोई उस उछाले तब कहोगे बेइज्जती, तुम्हारी कहाँ से इज्जत बन गई अभी? समझ रहे हो ना? पहले पढ़ाई करो, सेलेक्ट हो, ठीक है, तब ये इज्जत और बेइज्जती की बातें करना। वो कल दो बच्चे थे ना, हाँ, एक बच्ची थी, एक बच्चा बच्चा था वो, ठीक है। हाँ, जैम्यूल इंटरनल बड का नाम है। कोई डाउट? चलो बैक स्लाइड, यहाँ खत्म होता है ये वाला, ठीक है, ये तो नोट कर लेना तुम। अब बात करते हैं कैनाल सिस्टम। यस, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कैनाल सिस्टम, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। टाइम है अभी, तो अभी तो इस पर क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? मैं डायग्राम बना के ही समझाऊंगा उसको। ड्रॉ कर लो मेरे साथ ही।
देखो स्पॉन्ज होते हैं सिसाइल होते हैं, अटैच विद सॉलिड सरफेस से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें बात करूं तो यहां पर होता है, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब यहां इस तरीके से होते हैं इसमें स्पिक्यूल्स, कांटे, जिसका स्केलेटल सिस्टम है। इसके अलावा यहां पर आपको स्पॉन्जिन फाइबर भी मिल जाएंगे इसी के अंदर, इसी में स्पॉन्जिन फाइबर भरे होते हैं। इसके अलावा खास टाइप के सेल्स होते हैं जो यहाँ होते हैं, इनको आर्क्योसाइट्स कहते हैं। ये स्पॉन्ज की किसी भी सेल में कन्वर्ट होने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो इनके अंदर खास टाइप के सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं कॉहिनोसाइट्स, कॉलर सेल्स। और ये इनमें कॉलर होता है इस तरीके से, ये कॉलर होता है इनमें इस तरीके से, और इनके अंदर फ्लैजलम होता है। मैं दो ही बना रहा हूं, वैसे बहुत सारे होंगे। ठीक है, ये फ्लैजलम, ये फ्लैजलम, जो हर समय मूव करता रहता है, हर समय मूवमेंट करता है। ठीक है, बाहर की जो लेयर है, बाहर वही इसकी बात के भाई, बाहर जो है पिनेकोसाइट्स होते हैं, अंदर कॉहेनोसाइट्स होंगे, कॉहेनोसाइट पूरे में होंगे अंदर। तो दो ही बनाए हैं मैंने, तुम चाहो तो बना सकते हो और भी। तो ये कॉलर होता है इनमें इस तरीके से, कॉलर सेल। इस तरीके से होते हैं कॉहेनोसाइट्स, पूरे में अंदर होंगे, दो दिखा दिए मैंने। तो मैं लिखना चालू कर रहा हूं, ये तो हो गए बेटा पिनेकोसाइट्स। ठीक है, ये हो गए स्पिक्यूल्स, ये हो गए स्पॉन्जिन फाइबर, और ये अंदर वाले सेल जो है ना वो कॉहेनोसाइट्स हैं। ये बाहर की लेयर होगी पिनेको, अंदर होगी कॉहेनोसाइट्स। ठीक है, और ये स्पिक्यूल्स हो गए, स्पॉन्जिन फाइबर, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इसका स्केलेटन। क्लियर बिल्कुल। हाँ, ये सिसाइल, अटैच विद सॉलिड सरफेस, तो सिसाइल। क्लियर है बिल्कुल। अब यहां जो सेल दिख रहे हैं ना आपको, ये सेल जो पोर बना रहे हैं, इनको पोरोसाइट बोलते हैं, पोडो नहीं, पोरोसाइट, पोरोसाइट सेल्स, जो पोर बनाने का काम कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये जो ओपनिंग दिख रही है, ओपनिंग, इसको क्या बोलेंगे, ऑस्टिया, ऑस्टियम या ऑस्टिया, कुछ भी कह सकते हो। अंदर जो कैविटी दिख रही है, क्या बोलेंगे इस कैविटी को, स्पॉन्जोसील। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको, जो ऊपर का माउथ दिख रहा है, क्या बोलेंगे इसको, ऑस्कुलम।
ऑस्कुलम। तो ऑस्टियम से भाई पानी कहां से एंटर करेगा तुम बताओ। अगर मैं वाटर की एंट्री की बात करूं तो वाटर कहां से, वाटर यहां से होता हुआ, वाटर यहां से होता हुआ अंदर जाएगा। आज फ्लैजिलेटेड सेल वाटर कहां पहुंचाएंगे, बाहर। तो यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ बाहर जाएगा। तो वाटर ऑस्टियम से, वाटर की अगर मैं बात करूं तो ऑस्टियम से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से बाहर। तो कैनाल सिस्टम बन गया ना। इस कैनाल सिस्टम के थ्रू वाटर क्या कर रहा है, घूम रहा है, अंदर आ गया। और वाटर करंट कौन बना रहा है, ये सेल बना रहे हैं। क्या बोलेंगे इनको, कोहेनोसाइट या कॉलर सेल भी कह सकते हो। इस तरीके से ये तो हो गया सीलिया। ये छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं, कॉलर होता है। यहां तक समझ में आया। हम्म, ठीक है, ये सेल हो गई पूरी, न्यूक्लियस होगा इसका इसके अंदर। इसको बोलते हैं कोहेनोसाइट्स, कॉलर सेल्स कह सकते हो। ठीक है, तो यही तो वही डाइजेशन कैसे होगा। कोई कोई भी पानी के अंदर फूड आया, ये फूड को क्या कर लेंगे, अंदर ट्रैप कर लेंगे, अंदर डाइजेस्ट कर देंगे, इंटरसेलुलर डाइजेशन होगा। ये क्या बन रहा है, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम। तो ये है बेटा इसका वाटर कैनाल सिस्टम, जो कंटिन्यू कंटिन्यू वाटर करंट बनाता है। ठीक है, सीलिया क्या काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट। वाटर करंट का मतलब है वाटर के फ्लो को मेंटेन करने का काम जैसे सीलिया करता है। तो अब बताओ, ये कैनाल सिस्टम स्पेसिफिक फीचर, इससे क्या करता है भाई, वाटर कैनाल सिस्टम की वजह से कंटिन्यू वाटर मूव करेगा, वाटर के मूवमेंट से वाटर में मिलने वाली ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम इससे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, हाँ, जब इसी के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, ये रिप्रोडक्टिव सेल भी इसी के अंदर होंगे। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव सेल भी इसी में होंगे, रिप्रोडक्टिव सेल भी इसी में होंगे। और रिप्रोडक्टिव सेल की बात की जाए तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझनी होगी आपको। ठीक है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल होगा। एक चीज और ऐड करनी है मुझे, तो मेल और फीमेल सेल एक ही में होते हैं। मैं ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, रिप्रोडक्शन के अंदर हम बात करते हैं तो मेल और फीमेल सेल एक ही में होते हैं। इसको थोड़ा मैं शिफ्ट कर रहा हूं। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट, क्योंकि लार्वा प्रेजेंट होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन में बात करते हैं तो ध्यान रखना, यहां पर एच एम बी कंडीशन मिलती है, HMB, ये मत भूलना। ये ट्रिक है मेरी, HMB। HMB का मतलब है ये हर्माफ्रोडाइट कह सकते हो इनको। मोनोइसियस भी कह सकते हो, एक ही बात है। इनको बाइसेक्चुअल भी कह सकते हो। यानी अगर मैं इसकी स्पॉन्ज की बात करता हूं तो स्पॉन्जेस में HMB कंडीशन मिलती है। मतलब स्पॉन्जेस मेल और फीमेल सेल अपने अंदर धारण करके रखते हैं, यानी बाइसेक्चुअल हैं। बाइसेक्चुअल को आप मोनोसियस भी कह सकते हो, एक ही एनिमल के अंदर दोनों ही सेक्स प्रेजेंट है। हर्माफ्रोडाइट, बात एक ही है। हर्माफ्रोडाइट आ जाए, मोनोसियस आ जाए, बाइसेक्चुअल आ जाए, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पर HMB कंडीशन मिलती है। ट्रिक है ये याद कराने की। DU आ जाए, DU का मतलब है दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब डायोसियस, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा।
यू मतलब यूनिसेक्सुअल, एक के अंदर एक ही सेक्स होगा, ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे ही समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल्स, दोनों टाइप के सेल्स एक ही के अंदर होंगे, क्योंकि एचएमबी कंडीशन देखने को यहाँ मिलने वाली है। इस कैनाल सिस्टम का फायदा क्या क्या है? कैनाल सिस्टम का फायदा क्या क्या जरा बताया मैंने। हेल्पफुल टू फूड गैदरिंग, खाना इसी से इकट्ठा करता है, रेस्पिरेशन इसी के थ्रू करता है, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट इसी के थ्रू हो रहा है, एंड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इसी के थ्रू होगा। सर कैसे? जैसे समझो एक स्पॉन्ज है, ये स्पर्म रिलीज कर रहे हैं, ये सेल्स हैं, ये स्पर्म रिलीज करेंगे, ये स्पर्म रिलीज कर दिए ना, ये रिलीज कर दिए, ये स्पर्म बाहर आ गए, ठीक है, गैमीट, मेल गैमीट। अब ये मेल गैमीट वाटर करंट के थ्रू किसी दूसरी, मानो ये दूसरी स्पॉन्ज है, तो एक दूसरी वाटर करेंगे तो दूसरी स्पॉन्ज में जाकर के इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। तो यहां से इन्होंने रिलीज कर दिए, और यहाँ पर फीमेल वाले होंगे, यहाँ पर फीमेल सेल होंगे, भाई मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं ना, फीमेल सेल, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर देंगे मेल गैमीट, सिंपल सी बात है। इसलिए ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है वाटर करंट, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक फीचर है इसका। आगे बढ़ रहा हूं। अब एनसीईआरटी ने 3 एग्जांपल दिए हैं। एक तो साइकॉन का दे रखा है, साइकॉन, साइकॉन, इसको स्काइफा कहते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, इसको क्या बोलते हैं? स्काइफा। इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होगी, ध्यान रखना। जबकि इसको हम बोलेंगे बेटा स्पॉन्जेला, नहीं नहीं, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जेला तो ये होगी स्पॉन्जेला, और ये होगी यू स्पॉन्जिया। इन दोनों के अंदर बोथ आर एसिमेट्रिकल, ए, दोनों ही एसिमेट्रिकल हैं, जबकि वहां पर आपको इसमें कैसी सिमेट्री मिल रही है? रेडियल सिमेट्री मिल रही है। पता है इसको हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, इसको हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। क्यों कहते हैं बाथ स्पॉन्ज? क्योंकि इसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं क्योंकि स्पॉन्जेला के अंदर स्पिक्यूल्स नहीं होते हैं, स्पिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, यानी कांटे नहीं होते इसके अंदर। कांटे ना होने की वजह से आप इसको रगड़ रगड़ के नहाने में यूज कर सकते हो, समझे? सिसाइल मतलब होता है बेटा अटैच विद सॉलिड सरफेस, कोई चीज सॉलिड सरफेस से चिपकी हुई है तो उसको सिसाइल टर्म यूज करेंगे। हाँ, सॉलिड सरफेस से चिपकी हुई है तो वो सिसाइल है, अटैच विद सॉलिड सरफेस। नहीं बेटा, नाम किसी का नहीं, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, बच्चे हैं ना, इसी बात के बच्चे हैं, इतनी तो बात उन बच्चों की वजह से तो तुम इतनी बात कह पाया मैं आज तुमसे, ठीक है, और बच्चे नहीं बोलते मुझसे, ठीक है, तो मैं आज इतनी बात कह भी नहीं पाता। लार्वा का मतलब नहीं बताया, लार्वा नहीं जानता, टीवी में ऐड होता है, जैसे बटरफ्लाई होती है, ठीक है, उसका लार्वा तो नहीं, छोटा सा लार्वा, ठीक है, लार्वा और एडल्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है, टीवी में कितने सारे ऐड आते हैं, डिस्कवरी पे देखो लार्वा निकल रहा है, अंडे से फट के लार्वा बाहर आया, कहते हैं हम लोग कि मेढक के लार्वा को हम टेडपोल कहते हैं, गुस्से में क्लास में बच्चों से कहता हूँ टेडपोल का टेडपोल रह जाएगा, कभी एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, तो लार्वा, ठीक है, एडल्ट की वो फॉर्म होती है जो एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है, और एग के फटने से लार्वा बनता है तब एडल्ट बनता है, ठीक है, समझे? सर आई एक्सरसाइज बहुत हेल्प हुआ, थैंक्स बेटा, वो आई एक्सरसाइज बहुत गजब है, ठीक है, हाँ, क्योंकि वो मतलब
मान के चलो पेटेंटिंग वाली एक्सरसाइज है, वो अगर ढंग से कर लेते हो तो रेगुलर करना पड़ेगा। रेगुलर करोगे तो उसका मतलब मैजिकल उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। स्ट्रेन मतलब बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है, ठीक है। उसमें नेक एक्सरसाइज और हम कराते थे पहले, पर वो नेक एक्सरसाइज मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि वो छोटा सा शॉर्ट बनाया था। प्रॉपर 10-15 मिनट लगते हैं पूरा इसको करने में, तो आई के लिए सफिशियंट है। पर नेक भी जोड़ दोगे तो आपका जो जो टेंशन वेंशन होती है ना, वो भी रिलीफ हो जाती है। बीएमएस, चलो। तो एक फाइलम मेरा आज खत्म हुआ अच्छी तरीके से, मतलब तरीके से मैंने कराया है। अब सब सिंपल हो जाएगा। अब हर फाइलम के अंदर मैं यही करने वाला हूं, जैसे सीलेंट रेटा, सारे वही पॉइंट रिपीट करूंगा, सारे वही पॉइंट रिपीट करूंगा, स्पेसिफिक फीचर बताऊंगा और सीधा मैं एग्जाम्पल पर आ जाऊंगा। सेम, समझ गए ना मेरी बात, सीधा एग्जाम्पल पर। यानी अब हर फाइलम में मैं यही स्ट्रेटजी यूज करने वाला हूं, हर फाइलम के अंदर यही स्ट्रेटजी यूज करने वाला हूं। समझे या नहीं समझे? करें स्टार्ट? कहो तो ये फाइलम मैं अब कल कराऊं, क्योंकि आज बस थोड़ा सा हिम्मत हार रहा हूं, एनर्जी का लेवल डाउन हो रहा है, ठीक है। कल का मतलब है, अभी देखो मैं बीच में क्लास लूंगा, ठीक है। इस वीक में कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्लास लगा लूंगा मैं, और ठीक है। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक एक्चुअली छुट्टियां पड़ रही है ना, वो मेरे टर्न पर पड़ रही हैं। मेरा टर्न क्या है? मेरा टर्न आ रहा है सोमवार मंगल बुध, यही छुट्टियां हैं, ठीक है। तो पर ठीक है, ठीक है। दिवाली के बाद जब तरुण सर का टर्न आएगा, तो वो जब जाएंगे ना घर, तो कुछ क्लासें मैं उनसे ले लूंगा, ठीक है। हाँ, मतलब लेके लूंगा, वो खाली होंगी तो उनकी जगह मैं ले लूंगा वो, तो बराबर हो जाएगा, तो टेंशन मत करना। हाँ, तो पर मैं छुट्टियों में तो मैं डिस्टर्ब ही नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ एक दिन अगर रेस्ट मिल जाए ना, तो आप री एनर्जेटिक होते हो एक बड़ी लड़ाई के लिए, वो जरूरी है। बीच बीच में रेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है, और फेस्टिवल का टाइम होता है, आप मतलब घर जाते हो, चीजें हैं, ठीक है। तो 1-2 दिन आप रेस्ट कर भी लो, थोड़ा सा अपने ब्रेन को मतलब एक्टिवेट करो, ठीक है। कभी कभी मतलब अगर आप लगे 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 काम करते रहोगे ना, तो एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो कभी कभी एनर्जी लेवल को फिर से बूस्ट करने के लिए एक रेस्ट लेना जरूरी होता है। जब लंबी रेस करनी हो, जैसे मुझे ड्राइव लंबी करनी होती है, तो मैं बीच में मुझे स्टॉप लेना पड़ता है, जिससे कि इंजन इंजन दोबारा सही हो जाए, जिससे कि दोबारा से मैं पिकअप लेकर के तेजी से निकाल पाऊँ, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ गए होगे। लाइफ के अंदर भी बीच बीच में रेस्ट बहुत जरूरी होता है, अगर आपको मतलब पारी लंबी खेलनी है तो, ठीक है। तो ठीक है, तो बाई चांस क्लास नहीं मिल पाई तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ऑल द बेस्ट, ठीक है। स्टार्ट इसलिए नहीं करा रहा मैं, उसमें थोड़ा सा समझाऊंगा उसको अगली क्लास के अंदर। हैप्पी दिवाली सभी को, ठीक है। हो सकता है मेरी क्लास ना मिले मुझे, भी तरुण सर लेंगे इसलिए, क्योंकि वो आगे जाएंगे तो वो अभी शायद कंटिन्यू लेंगे। तो सभी को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दिवाली के जस्ट बाद, क्योंकि मैं मेरा वेडनेसडे से शायद स्टार्ट कर दूंगा मैं, तो पूरी एनर्जी से लगते हैं और फोड़ते हैं बेटा, ठीक है। इस साल का नीट का एग्जाम निकालना है हर कीमत पर, ठीक है। इतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, कंटेंट वाइज आप पीछे नहीं रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब हिंदुस्तान की किसी भी कोचिंग में जहां वो 5 लाख 10 लाख भी लेते हो, मतलब मान लोगे बहुत तो रमखा वाले, ठीक है। कंटेंट में तुम उनसे 19 तो छोड़ो, तुम 21 ही रहोगे, गारंटी मेरी है, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। बस वही है कि आपका फेथ कितना है, ठीक है। वही है, मतलब चीज डिपेंड करता है ना, कि जब लगता है ना कि बहुत सस्ती चीज नजर आती है, तो मेरा उससे फेथ कम हो जाता है। और वही या उससे भी गिरी हुई चीज जब बहुत महंगी मिलती है, तो पैसा गया होता है ना, तो उसमें मेरा कनेक्शन थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है। बस वही सब चीजें हैं। तो अपना पूरा मोटिवेशन से रहो, ठीक है। मिलते हैं, ठीक है। अगेन हैप्पी दिवाली, ठीक है। बाय बेटा। और अभी शायद फ्राइडे को एक लाइव है, उसमें हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, हैप्पी दिवाली बेटा, बाय 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 बाय।